हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहां साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के नए कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को और सबसे पहले देखते हैं कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आई होप आप सभी को पता है, हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, राइट। चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th। लेक्चर शुरू करने से पहले एक जरूरी काम कर लेते हैं जो हम अपने हर लेक्चर में करते हैं। शुरू करने से पहले क्विकली रिवाइज करते हैं, एक रिकैप करते हैं कि हम लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या पढ़कर आए हैं, राइट। तो देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम किन टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप ऑलरेडी मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। हमने वहां पर पढ़ा था व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग अराउंड अस व्हिच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। वो सभी चीजें जो हमारे आसपास मौजूद हैं या तो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनका कुछ ना कुछ मास होता है, हम उन्हें मैटर की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डालते हैं, है ना। देन हमने वहां पर यह भी पढ़ा था सभी मैटर किससे बनते हैं? स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से बनते हैं। जब हमने इतना जान लिया कि सभी मैटर स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से बनाए जाते हैं, उसके बाद हमें ये पता लगाना था दैट व्हाट आर दीज टाइनी पार्टिकल्स। एग्जैक्टली ये टाइनी पार्टिकल्स हैं क्या, जिन्हें हम सिर्फ टाइनी पार्टिकल्स कह रहे हैं, क्या इनका कुछ नाम भी है या नहीं। चैप्टर नंबर 3 में जब हम पहुंचे थे बच्चे, वहां पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा। सो इन द वेरी स्टार्टिंग ही हमने देख लिया था कि एटम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स ने ये फिलॉसफी दी थी कि जब भी आप किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पर आप एक ऐसे पार्टिकल के पास पहुंच जाएंगे जिसके बाद फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, राइट। उस पार्टिकल का नाम हमने क्या दिया था? उस पार्टिकल का नाम ही हमने रखा था एटम, राइट। सो आप ये कह सकते हैं एटम वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल या फिर यूनिट है जो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी मैटर के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद दी गई डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें डेल्टन ने ये कहा दैट एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल। भाई इस एटम को आप और डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर इसका डिवीजन आप नहीं कर सकते। ये हमें किसने बताया था? डाल्टन्स ने अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। वहां पर उन्होंने हमें एटम के बारे में कुछ और चीजें भी बताई थी। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट के सभी एटम कैसे होंगे? सिमिलर होंगे इन मास एंड देयर केमिकल रिएक्टिविटी। वहीं डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, दे विल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी। ये सब बात हो गई डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। बट जब डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज हुई, आफ्टर सम टाइम हमने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि भाई इस एटम के अंदर भी कोई ना कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो प्रेजेंट जरूर हैं। इस तरीके की कुछ ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट साइंटिस्ट को देखने को मिली, जिसके बाद एक्सपेरिमेंटल मेथड से हमें जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करके बताया था, राइट। और हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है? बेसिकली आप कह सकते हैं एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक का मतलब क्या है? वो पार्टिकल जो एटम के अंदर प्रेजेंट है। सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। ये छोटी छोटी चीजें भी हमें याद रखनी चाहिए, दे विल हेल्प अस इन द लॉन्ग टर्म, राइट। देन उसके बाद हमने ये देखा दैट ई गोल्डस्टीन ने भी एक केनाल रे एक्सपेरिमेंट किया, जिसके थ्रू उन्होंने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया। क्या था वो पार्टिकल? प्रोटॉन, राइट। जे थॉमसन ने जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया था दैट इज इलेक्ट्रॉन, उन्होंने बताया था
इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है? नेगेटिवली चार्ज है। देन प्रोटॉन की डिस्कवरी जब हुई तो गोल्डस्टीन ने बताया दिस सब एटॉमिक पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज। और आपके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के काफी बाद ही सही, पर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया गया था विच इज न्यूट्रॉन, जिसे चैडविक ने डिस्कवर किया और उन्होंने ये बताया इस पार्टिकल पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, नो चार्ज। वहीं अगर हम मास की बात करें तो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट लगभग एक जितना होता है, इक्वल होता है, जबकि आपके इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज वेरी मच लेसर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास हम ऐसा बोल देते हैं इट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू दी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास। ओके, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जब हमें कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दिखना शुरू हुए तो ये कंक्लूड किया गया कि जो डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी भाई वो उस समय के लिए ठीक थी, पर अब क्योंकि हमने और पार्टिकल्स का पता लगा लिया है सो वी नीड टू डिस्कार्ड दैट थ्योरी। अब वो डिस्कार्ड कर दी गई कि भाई एटम जो है दैट इज नॉट इंडिविजिबल पार्टिकल, उसे भी डिवाइड किया जा सकता है फर्दर, राइट? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। आफ्टर दैट ये सर्च स्टार्ट हुई कि आखिर भाई इस एटम का स्ट्रक्चर दिखता कैसा होगा, राइट? हमें ये पता है, देखिए अगर आप किसी बिल्डिंग की बात करें तो आपको ये पता है कि ये बिल्डिंग ब्रिक्स ईंटों से मिलाकर बनी है, लेकिन ये अगर आपको पता लगाना है कि एग्जैक्टली उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, राइट, तो वो तो आपको जाकर देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया है उन ब्रिक्स से। इन अ सिमिलर वे हमें ये पता लगाना था कि भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें मिल चुके हैं, पर वो सब एटॉमिक पार्टिकल किस तरीके से अरेंज हैं एक एटम के अंदर, एटम का स्ट्रक्चर क्या है ये हमें ढूंढना था। तो उस ही एटम के स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए हमें पढ़ने थे क्या? डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स हमें क्या बताएंगे? ये हमें बताएंगे डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किए गए अलग अलग मॉडल्स के बारे में, कि पहले कौन आए, उन्होंने कुछ बताया कि भाई ऐसा दिखता होगा एटम, देन उसके बाद और रिसर्च हुई, दूसरे साइंटिस्ट ने बताया नहीं भाई एटम तो अलग तरीके का दिखता है। तो इसमें हमें 3 मॉडल्स हमने पढ़े हैं। नंबर 1 क्या था? थॉमसन मॉडल, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से फेमसली जानते हैं। प्लम पुडिंग की तरह ही क्या दिखता है? हमारा एटम दिखता है। प्लम पुडिंग में जैसे प्लम एम्बेडेड है वैसे ही हमारा एटम कैसा है? पूरा कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। ओके, देन इसके बाद किसका मॉडल आया? रदरफोर्ड मॉडल, राइट? रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा विद हिज स्टूडेंट्स, उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करा एंड देन अपने ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड कंक्लूजन निकाला और वहां से उन्होंने दिया एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि एटम कैसा दिखता है? एटम का जो सारा का सारा मास है और पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है एट दी सेंटर ऑफ द एटम, और इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ होते हैं? वो करते हैं रोटेट सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, ये हमें बताया था किसने? रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड मॉडल क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बारी क्वेश्चन बहुत बार आता है रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बता, या फिर इसके एक्सपेरिमेंट में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में से, या फिर ऑब्जर्वेशन भी नहीं तो कंक्लूजन बता दीजिए।
अदरवाइज मेन एक और टॉपिक क्या है, रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या है, क्या कमी थी इसके मॉडल में, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कमी थी, रदरफोर्ड ने बोला न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज है, दैट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम, और सर्कुलर ऑर्बिट पे चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो देखिए, जब भी कोई पार्टिकल, हमें ये पता है किससे, अपनी फिजिक्स की हेल्प से, जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ पे घूमता है, सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, एंड ड्यू टू दैट चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होता है उस वजह से वो पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी लिबरेट करेगा, बाहर निकालेगा। सो एनर्जी अगर लिबरेट होती रहेगी ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, सो अल्टीमेटली क्या होगा, पार्टिकल एनर्जी लूज करते करते आपकी कम एनर्जी होती रहेगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो आकर कहाँ कोलाइड कर जाएगा, आपके न्यूक्लियस के साथ। इस वजह से क्या होने वाला है, हमारे जो एटम्स हैं दे विल बिकम अनस्टेबल, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी उनके अंदर। और अगर ऐसा हुआ तो जितने भी भाई मैटर हैं, दुनिया भर के मैटर जिन्हें हम देखते हैं, चेयर, टेबल, ये पेन, वो सभी इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। बट हम तो पहले से ही जानते थे कि भाई मैटर्स को तो हम ऑलरेडी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि एटम स्टेबल है। तो इसीलिए रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी, जो मॉडल था, उसके अंदर ये एक ड्रॉबैक रह गया था। इसको दूर किसने किया, इसको दूर किया बोहर ने, नील बोहर ने डिस्कवर किया। क्या, उन्होंने ये कहा कि रदरफोर्ड का मॉडल काफी हद तक करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और ज्यादातर मास भी सेंटर यानी कि न्यूक्लियस ऑफ द एटम में ही रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। बट वो सर्कुलर पाथ जो है वो कोई आम पाथ नहीं है, वो क्या है, दे आर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट या शेल्स वो स्पेशल टाइप ऑफ शेल्स हैं जिनके अंदर जब कोई पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो वो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करता, एनर्जी लिबरेट नहीं करता। तो यहां से क्या आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम आ गई। आफ्टर दैट बोहर ने और ब्यूरी ने मिलके हमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ रूल्स दिए थे, हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट शेल्स। ओके, ये रही बात एटॉमिक मॉडल्स की। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस किया था, क्या था वो, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, राइट। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल Z, ओके। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A। एटॉमिक नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, एटॉमिक नंबर क्या है, ये है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो किसी एलिमेंट की न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एट द एंड आपको ये भी याद रखना है स्ट्रक्चर एटम का क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इसमें रोटेट करते हैं, किसमें, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में। तो इलेक्ट्रॉन्स तो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रहते हैं, और न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में। ओके, सो एटॉमिक नंबर क्या था हमारा, नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या है, उसका एटॉमिक नंबर। देन मास नंबर, मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, वो क्या है, उसका मास नंबर है। सो एटॉमिक नंबर, मास नंबर को हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज का टॉपिक देखते हैं, आइसोटोप्स। सबसे पहले क्या पढ़ना है, व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स बेसिकली क्या है, आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि सेम एलिमेंट के सभी एटम कैसे होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, राइट। बट अब क्या आया है, कहानी में ट्विस्ट आया है विद आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर थी कि हर एक एलिमेंट का क्या होगा, हर एक एलिमेंट के सभी एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होता है, राइट। अभी तक हमने यही सीखा, बट आइसोटोप के साथ क्या हो गया भाई, कहानी में ट्विस्ट आ गया। आइसोटोप क्या है, किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स जिनके लिए आपका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। आइसोटोप क्या है, एटम है सेम एलिमेंट के, एलिमेंट सेम है पर डिफरेंस क्या आ रहा है, मास नंबर अलग अलग है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो क्या है आइसोटोप्स, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, दे आर योर आइसोटोप्स। सो बेसिकली आप इसे समझने के लिए इस तरीके से देख सकते हो, अगर हम कह रहे हैं सेम एटॉमिक नंबर, सो एटॉमिक नंबर क्या देता है हमें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, राइट। तो मतलब कि सेम एटॉमिक नंबर से हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, राइट। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इक्वल है और अगर हम एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल जिसपे कोई चार्ज नहीं है, तो उस न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के नंबर के भी इक्वल होता है, राइट। तो आप ये बोल सकते हो सेम एटॉमिक मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हैं, इक्वल है, राइट। वहीं दूसरी तरफ क्या है, डिफरेंट मास नंबर है। अब हमें क्या पता है, बाय डेफिनेशन मास नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम, मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से, राइट। ऐसे ही निकालते हैं हम मास नंबर। अब क्योंकि आपके पास एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर, राइट, तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बराबर हैं, इसका मतलब डिफरेंट मास नंबर में जो चेंज आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है, यहां पर मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम है। क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो दोनों में बराबर होंगे, राइट, दोनों एटम्स में इक्वल होंगे। तो चेंज क्या हो रहा है, डिफरेंस कहां पर आ रहा है, आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, ठीक है। सो बेसिकली डिफरेंट मास नंबर क्यों है, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट या अनइक्वल, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं दे आर
अनइक्वल, डिफरेंट है दोनों एटम्स के अंदर। ओके, सो आइसोटोप में सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसे देंगे, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट सेम है, उसके एटम्स अलग अलग हैं। क्यों एटम्स अलग अलग हैं, बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, ये तो सिर्फ आपकी डेफिनेशन हो गई। अब समझने के लिए आप कैसे समझेंगे, एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर आप न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन कब इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम की जब बात करेंगे तब। ओके, देन आपको क्या देखना है, मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को ऐड करके मास नंबर निकलता है। क्योंकि हमारे एटॉमिक नंबर सेम होने से ही हमें पता चल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बराबर हैं, तो डिफरेंस कहां पर आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। ओके, अब आगे देखते हैं, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर। कैसी है, आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, सेम है। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स जो हैं वो एक जैसी शो करते हैं, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होंगी, अलग अलग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ओके, तो ये बात हो गई आइसोटोप की। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हमारी बुक ने ही हमें दिया है वो क्या है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट के आइसोटोप्स की यहां पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आइसोटोप्स हैं, पहले तो आपको ये दिमाग में आ गया, आइसोटोप से ही क्या कनेक्ट कर लिया आपने, ये सभी हाइड्रोजन के एटम ही होंगे, राइट। एटम तो सेम एलिमेंट के हैं, क्या अलग होगा, सभी में एटॉमिक नंबर सेम होगा। हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो सब में एटॉमिक नंबर 1 होगा। डिफरेंस चेंज क्या आएगा, इन देयर मास नंबर। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहला क्या है, प्रोटियम। इसे क्या कहते हैं हम, प्रोटियम। इसके अंदर देखिए आपका, देखो सबसे पहले एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है, 111, राइट। तीनों का एटॉमिक नंबर 111 है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, मास नंबर पे। प्रोटियम का मास नंबर क्या है, 1, राइट। यहां पे लिख देते हैं, इसका मास नंबर कितना है, 1 प्रोटियम का। ओके, देन नेक्स्ट क्या है आपका, ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम का मास नंबर क्या है, 2 है, मास नंबर 2 है। ओके, यहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो सिंबल में, तो एक चीज आप जान लीजिए, कभी भी हम किसी भी एलिमेंट की जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब उसको दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं विद द एटॉमिक नंबर और मास नंबर, तब हम कैसे करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल आप देंगे। मैंने यहाँ पर X लिया है, इसकी जगह क्या हो सकता है, कोई भी एलिमेंट, कार्बन का C, हाइड्रोजन का H। ठीक है, सबसे पहले आपको एलिमेंट का सिंबल देना है, उसके नीचे यहां पर आप क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का, और यहां ऊपर क्या आएगा, मास नंबर उस एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे C लिखोगे आप पहले। C क्या है, सिंबल ऑफ कार्बन है, राइट। देन नीचे यहां पर आएगा एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन जो कि है 6, और ऊपर यहां पर लिखा जाएगा मास नंबर ऑफ कार्बन विच इज 12। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको दिमाग में क्या याद रखना है, जब भी आपको इस तरीके से सिंबल्स दिए जाते हैं, किसी भी एटम की रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, दी होगी, तो आप ये याद रखिएगा
कि भाई इसके जो नीचे है, मतलब इस सिंबल के जो पैरों में पड़ा है, पैरों में क्या है, एटॉमिक नंबर है, और इसके सर पे जो चढ़ा है, सर पे कौन चढ़ा है, मास नंबर। ठीक है, या फिर देखो इजी वे, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर मैं बात करूं दोनों में से ज्यादा कौन होगा, हैवी, ज्यादा वजनदार कौन है, तो दोनों में से जो ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट में है, वो मास नंबर होगा, बड़ा होगा देन दी एटॉमिक नंबर। तो जो बड़ा है उसे टॉप पे रखना और जो छोटा है उसे नीचे रखना। ओके, तो इस वे में आप किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिंबल आपको देना है, देन जो बड़ा है, बड़ा कौन है, मास नंबर, उसे टॉप पे रखिए, ऊपर रखिए, और जो छोटा नंबर है एटॉमिक नंबर, उसे आप नीचे रखिए। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर इन तीनों पे ही आ जाते हैं वापस, हाइड्रोजन के क्या है, ये तीनों आइसोटोप है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। डिफरेंस कहाँ आता है, एटॉमिक नंबर सभी का सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है। जैसे कि इस केस में प्रोटियम में मास नंबर क्या है, 1 है, देन ड्यूट्रियम में मास नंबर क्या है आपका, 2 है, और वैसे ही यहाँ पर ट्रीटियम में मास नंबर क्या है, 3 है, राइट। अब यहां से देखिए एक और चीज, एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर क्या देता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको बताना हो, अगर आपको किसी भी एटम के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं, ठीक है, मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। और वही मास नंबर को देखो ऐसे समझ लो, मास नंबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी लिख रही हूं मैं शॉर्ट में, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, एटॉमिक नंबर है, राइट। तो अगर आपको किसी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो आप कैसे निकाल सकते हो, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रोटियम के लिए पूछूं आपसे कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो प्रोटॉन कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा इसके न्यूक्लियस में। अब देखो मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 0। इसका मतलब प्रोटियम के न्यूक्लियस के पास न्यूट्रॉन है ही नहीं। कितने न्यूट्रॉन है, 0 न्यूट्रॉन है ही नहीं इसके न्यूक्लियस के पास। ओके, देन इधर आइए, ड्यूट्रियम में मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर क्या है, 1, सो प्रोटॉन तो 1 होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा, 2 माइनस एटॉमिक नंबर 1 यानी कि 1। दैट मीन्स जो ड्यूट्रियम हमारा है उसके न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। ओके, देन थर्ड पे आइए, ट्रीटियम। ट्रीटियम में देखिए क्या लिखा है, मास नंबर है 3, है ना, एटॉमिक नंबर 1, तो प्रोटॉन तो 1 ही होगा। मास नंबर 3 में से जब आप एटॉमिक नंबर 1 माइनस करोगे, 3 माइनस 1, तो क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, राइट। तो इसका मतलब इसके पास न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2 न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जरा इनकी पिक्चर्स देख लीजिए, जैसे कि यहां पर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, 1 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 1 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, राइट, रिवॉल्व कर रहा है। इसके न्यूक्लियस में क्या है, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है ड्यूट्रियम के पास, और ट्रीटियम के पास क्या है, 1 प्रोटॉन और साथ में 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, ये तीनों क्या है, दे आर दी आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर।
ओके, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं कार्बन के ऊपर, ठीक है। कार्बन के आइसोटोप्स को देखते हैं। तो कार्बन के आइसोटोप है हमारे पास कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ओके, पहले मैं इनके आपको सिंबल लिख के दिखाती हूँ। कार्बन 12 एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। कार्बन 13 एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 13, और कार्बन 14 एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14 है। ओके, अब निकालते हैं इनके अंदर प्रोटॉन्स और आपके न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो देखिए, कार्बन क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। सो प्रोटॉन कितने होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, विच इज 6, तो 6 आ गया। न्यूट्रॉन कितने होंगे, मास नंबर माइनस द एटॉमिक नंबर, 12 माइनस 6, 6 ही इसके पास क्या है, न्यूट्रॉन्स है। देन इस पे आइए, जो 13 आइसोटोप है इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे, 6 ही होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 13 माइनस 6, 7 न्यूट्रॉन्स होंगे। अब 14 पे आइए, प्रोटॉन कितने हैं, इक्वल टू द एटॉमिक नंबर जो कि 6 है, राइट। अब न्यूट्रॉन कितने होंगे, मास नंबर माइनस द एटॉमिक नंबर 8 न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें, इन तीनों में ही क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर बदल रहा है, चेंज हो रहा है, मास नंबर इज डिफरेंट। दैट मीन्स ये तीनों एटम्स क्या हैं, दे आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एलिमेंट, ठीक है। अब यहां से आप ये बता सकते हो दैट इन देयर न्यूक्लियस, हर किसी के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर मास नंबर। मास नंबर चेंज हो गया, इसीलिए ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, राइट। तो ये क्या था, हमारा आइसोटोप का डिस्कशन था। अब हम मूव ऑन करेंगे किसके साथ, अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि क्या है, एप्लीकेशंस। आखिर अगर एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, तो इनकी कुछ एप्लीकेशन, कुछ खास बात भी हो सकती है, राइट। कहाँ यूज करेंगे इन्हें, तो एप्लीकेशंस में क्या है, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो इसके आइसोटोप को हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए, जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है। देन एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जिसे हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। An isotope of iodine is used in the treatment of goiter. गोइटर के ट्रीटमेंट में हम आयोडीन के आइसोटोप का यूज करते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशन है छोटी सी, इन्हें हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आइसोबार्स पे। अब आइसोटोप हमने पढ़ लिया, क्या थे, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब हम क्या पढ़ेंगे, आइसोबार्स क्या हैं। आइसोबार और आइसोटोप एक तरीके से ये समझ सकते हो एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। जिस तरीके से आइसोटोप में हमने पढ़ा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उस तरीके से आप आइसोबार में क्या बोलते हो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। आइसोबार में क्या होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर, किसमें होगा, आइसोबार में होगा, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, देखो क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, सो ऑब्वियसली कैसे एटम है, अलग अलग एलिमेंट के हैं, सेम नहीं हो सकते। आइसोटोप में सेम एलिमेंट के एटम क्यों थे, बिकॉज आपका एटॉमिक नंबर सेम था। अब यहां पर आपने एटॉमिक नंबर डिफरेंट बोला है, इसका मतलब एटम किसके हो जाएंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के, राइट, विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, which
हैव द सेम मास नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है पर मास नंबर सेम है, राइट, आर नोन एज आइसोबार्स। आइसोबार्स कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम इन द एटम ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले आई होप आपको याद हो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बच्चे डिस्कस किया था कि न्यूक्लियॉन्स किनका नाम है, किन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। याद है या भूल गए? क्विकली देखते हैं। न्यूक्लियॉन्स वो पार्टिकल्स हैं या आप कहिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो रहते हैं कहां? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियॉन्स वो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिनका घर कहाँ है, जिनका रहने का ठिकाना कहाँ है? आपके न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं वो। तो आपको ऑलरेडी पता है न्यूक्लियस के अंदर कौन से दो पार्टिकल्स रहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, राइट, यही दोनों रहते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। और साथ में आपको यह भी पता है दैट मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर हम ये कह रहे हैं दो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ये हम यहीं से समझ जाएंगे कि भाई एलिमेंट अगर अलग है तो आपका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट ही होना है, राइट, बट सेम मास नंबर। अगर मास नंबर डिफरेंट नहीं है, इक्वल है, बराबर है दोनों का मास नंबर, इसका मतलब उनके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन है, उनका सम क्या है? बराबर है। ठीक है, देखिए एक और कंफ्यूजन यहां से दिमाग में आ सकती है जो आपको नहीं लानी अपने माइंड में कि मास नंबर बराबर है तो आप इसे इस चीज से कहीं रिलेट मत करना कि इनके अंदर इक्वल प्रोटॉन्स और इक्वल न्यूट्रॉन्स हैं। ऐसा नहीं है, बस क्या चीज सेम है? दोनों के अंदर टोटल सेम है, मतलब सम ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो बराबर है। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में इक्वल नहीं है बल्कि उनका सम इक्वल है। न्यूक्लियॉन्स के नंबर इक्वल हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक बराबर हैं। ठीक है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार आएगा यहां पे। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार आर डिफरेंट। आइसोबार्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? लॉजिक है भाई, अलग अलग एलिमेंट जो है ना, जब एलिमेंट ही डिफरेंट है तो केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगी, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी, सिमिलर शो करते हैं। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? आर्गन, कैल्शियम। ओके, सबसे पहले देखिए दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? क्या है आर्गन का एटॉमिक नंबर? 18, राइट, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 20। ठीक है, एटॉमिक नंबर कहां से देखोगे? जिसकी कम वैल्यू, जो कम है, जो नीचे है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं? दोनों का मास नंबर। आर्गन का मास नंबर क्या है? 40, और यहां पर कैल्शियम के लिए भी मास नंबर क्या है? 40। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं? हमारे आइसोबार्स हैं। क्यों है आइसोबार? बिकॉज इनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है पर मास नंबर दोनों का इक्वल है, सेम है, राइट, इसीलिए दोनों क्या है? हमारे आइसोबार्स है।
अब यहाँ देखिए, जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि मास नंबर बराबर होने का मतलब बिल्कुल भी आपको ये नहीं समझना कि इन दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बराबर होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बराबर होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का सम एक बराबर है, ठीक है। जैसे आर्गन में अगर आप देखो 18 प्रोटॉन्स हैं, राइट। आर्गन में हमारे पास है 18 प्रोटॉन्स और 22 न्यूट्रॉन्स। वही हमारे पास कैल्शियम में 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, कहीं से भी प्रोटॉन के नंबर बराबर नहीं है, इसमें 18 है और इसमें 20 है। ना ही न्यूट्रॉन बराबर है, आर्गन के पास 22 है और यहाँ पर आपके कैल्शियम के पास 20 है, राइट। बट क्या बराबर है, इनका सम बराबर है, राइट। 18 प्लस 22 40, टोटल 40 न्यूक्लियॉन्स हैं। क्या है, 40 न्यूक्लियॉन्स है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले लोग कितने हैं, उनकी पॉपुलेशन क्या है, 40 पार्टिकल्स रहते हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर। सेम उसी वे में यहां पर भी न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 40 है, राइट। सो दोनों के न्यूक्लियस के अंदर ही कितने पार्टिकल्स हैं, कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, 40 हैं और 40 हैं। वही क्या होता है, हमारा मास नंबर है। देयरफॉर आइसोबार क्या है, वो डिफरेंट एलिमेंट याद रखना है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग है। क्यों अलग है भाई, एलिमेंट अगर बदल गया तो एटॉमिक नंबर तो बदलेगा। इनके लिए क्या है, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है पर मास नंबर सेम है। मतलब न्यूक्लियॉन्स का नंबर सेम है, दोनों के न्यूक्लियस जो हैं वो बराबर भरे हुए हैं। यहाँ भी 40 न्यूक्लियॉन्स रहते हैं और वहां भी 40 न्यूक्लियॉन्स रहते हैं। तो ये क्या था, आइसोबार्स का डिस्कशन था हमारा। अब हम डिस्कस कर चुके हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स को भी। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप स्कोर प्लस की ऐप पर जाकर वहां से हमारे नोट्स PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।